जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का मतलब क्या है? जो ऑब्वियसली मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट है। अब इसमें हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, वो है डायरेक्शन कैसे मालूम की है मैग्नेटिक। अगर किसी कॉइल में से या किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से करंट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, और जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले चीज का भी आगाज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। असल में ये ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होते हैं। ये बात आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब, उसका शुरू में पहले पेज पे ये बातें लिखी हुई हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं मैग्नेटिक फील्ड की, पहले हम उनको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हान ऑर्स्टेड, उसने 1820 में सबसे पहले इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू के हवाले सेट भी हो सकती है, आपने इसमें पहले भी इसको स्टडी किया। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी पे जरा फोकस करें। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है परपेंडिकुलर रीजन में टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जिस प्लेन में बनेगा उस प्लेन का एंगल करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ 90 डिग्री होगा। एक बात ये नोट कर लें, डायग्राम राइट पे बनी हुई नजर आ रही है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है। अब राइट पे जो डायग्राम है जरा उसको फोकस करो, इस प्रॉपर्टी को जरा देख लेते हैं। राइट पे आप देख सकते हैं राइट हैंड रूल लगाया गया है। अगर आप कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रिप करते हैं इस तरह से कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में रखो, और याद रखना ये डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के हवाले से पढ़ रहे हैं हम, तो जिधर उंगलियों का कर्ल जा रहा है, ये वाला, दिस वन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये यहाँ डायग्राम से जाहिर हो रहा है। अब ये जो उंगलियों का कर्ल है, अगर आप इसको ऊपर से व्यू करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब है जब भी आप, बल्कि जब भी क्या, अभी आप यूं करें, अपने राइट हैंड के थंब को ऊपर रखें और अपने सर को उसके ऊपर लेके जाएं और अपनी उंगलियों को देखें किस डायरेक्शन में आ रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए व्हेन व्यू फ्रॉम अबव। ये बात नोट कर लीजिए कि जब आप अपने थंब को देखेंगे, जबकि थंब पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, तो आपकी फिंगर्स की करलिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन समझ गए ना, सिर्फ ये चैप्टर, अगला चैप्टर भी बहुत से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और इसी को अगर वैन व्यू फ्रॉम बिलो कर दें, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। वही डायरेक्शन जो ऊपर से नजर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी इसी डायग्राम में अगर मैं व्यू फ्रॉम अबव करूं तो ऊपर से ये डायग्राम क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है।
और नीचे से देखा जाएगा क्लॉकवाइज कन्वेंशनल करंट के लिए। इसका मतलब है अगर हमारा करंट डाउनवर्ड जा रहा होगा तो ऊपर से ये डायरेक्शन बन जाएगी क्लॉकवाइज और नीचे से फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर ये करंट कन्वेंशनल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक है तो जो रूल आपने बनाया अपवर्ड कन्वेंशनल का, उसकी जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं उनको उल्टा दो, रिवर्स कर दो। जहां क्लॉकवाइज आंसर आएगा उसको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और जहां एंटी क्लॉकवाइज आंसर आएगा उसको क्लॉकवाइज लेना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दो केसेस ये बनते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड कन्वेंशनल के हवाले से। इसी तरह दो बन जाएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से। चार केसेस हैं, हर केस के दो एमसीक्यू हैं, व्यू फ्रॉम अबव, व्यू फ्रॉम बिलो। 8 एमसीक्यू हैं इस एक डायग्राम में। यहां तक कोई मसला? बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, नंबर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हम खुद कर लेते हैं। 1 2 3। 3 कहता है जी मैग्नेटिक फील्ड रिमेन रहता है उस वक्त तक जब तक करंट फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो करना बंद करता है मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगा। ये चीज हो गई। फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से निकाली जाती है, ये हमने देख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अगर आपके पास डायग्राम पे दोबारा आ जाओ, डायग्राम पे मैं एक एरो खींच रहा हूं। ये फर्ज कर लो आपका डिस्टेंस को शो कर रहा है फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली। इनको इकट्ठा कर दें इक्वालिटी में, म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर फॉर्मूला बन गया। म्यू नॉट परमिएबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट वही है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का होता है, यानी हर इंसुलेटिंग मीडियम अपने से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और ये फ्री स्पेस के लिए है। म्यू नॉट 4 पाई 10 पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर की वैल्यू होती है। ये हो गया। आगे चलते हैं। यूनिट वेबर से तब्दील भी किया जा सकता है टेस्ला वगैरह में, आगे जाके बताता हूं मैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास चीज आ रही है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी ऊपर हमने देखा कि जब इसमें से करंट गुजारते हो तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड वाले कंडक्टर को एक और मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट, और फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। और वो जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी। इसमें अगर आप बी की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग, एफ ओवर आई एल साइन थीटा बनेगा। अगर थीटा को आप ले लेते हैं 90 डिग्री तो बी का जवाब आता है एफ ओवर आई एल। इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है बी, बी को यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करती है।
अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट की अगर हम बात करें, फोर्स को अगर आप ले लें 1 न्यूटन, लंबाई 1 मीटर, करंट 1 एम्पेयर, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ये टेस्ला बनता है। टेस्ला का एक यूनिट बन गया बेसिक एसआई यूनिट। इसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे मुख्तलिफ सूरतों में, वो बाद में करते हैं। फिलहाल हम टेस्ला की शक्ल में परमियाबिलिटी को शो कर सकते हैं। उसके लिए अगर चाहे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आगे आना है अभी, लेकिन चूंकि आप लोग पहले एफएससी करके आए हो, इसलिए मैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ दे सकता हूँ आपको। आपको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन की एक डेफिनेशन होती है फ्लक्स डेंसिटी वाली, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसके मुताबिक जो आपका वेबर है पर मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला के बराबर होता है। और यहाँ से खाली वेबर निकाला जाए तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बनता है। इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को मैं यहाँ पर मियाबिलिटी में वेबर की जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसका ये बनेगा 4 पाई 10 पावर -7 टेस्ला, साथ में मीटर की पावर 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला -1 जो है ना, ये 2 के साथ मिल जाएगा, और आंसर आ जाएगा 4 पाई 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये भी एक और यूनिट बन सकता है, परमियाबिलिटी का एमसीक्यू बनाने के लिए बनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जी, यहाँ तक कोई मसला? ये बातें अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तब भी सही है, साथ साथ जितना लिख सकते हो तो अभी लिख लिया करो, तो फिर बाद में टाइम बचता है आपका। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप 100% ना सही, कम से कम 70% 60% लिख लोगे लेक्चर के साथ साथ। कुछ बातें हट के आ जाती हैं, वो भी लिख लोगे, तो आपके नोट्स डेवलप हो जाते हैं। जो रह जाएं वो आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं, उनको देखकर लिख सकते हो। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्म का हमारा एमसीक्यू या सिचुएशन है दो तारों की। ये दो तारों में जो करंट है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तब क्या होगा, और वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, और अगर ये दो से ज़्यादा तारे हो जाएं फिर क्या होगा, उसके ऊपर ज़रा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसकी हाईलाइटिंग मैं ज़रा ख़त्म कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा से। लेकिन जो कुछ यहाँ लिखा है माशाल्लाह से सारे एमसीक्यू हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करें ना मेरे किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है फोर्स का बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 ओवर R। यानी कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स करंट फ्लोइंग की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हम एक और ग्राफ का क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। अगर एक ग्राफ बना दिया जाए फोर्स और करंट्स की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट क्या, यानी कि I1 I2 का, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यही ग्राफ F और R के लिए बनाया जाए तो ये एक कर्व आएगी। ठीक है, ये बात नोट कर लें। अब यहाँ पर मजीद सवाल निकल सकते हैं। हमें पता है कूलम फोर्स आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके और इसके ग्राफ में मैंने पहले भी ये बात की हुई है। इसका फर्क होता है आपके
स्लोप का। इसका स्लोप जरा कम होता है, ऊपर वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है, बस ये फर्क होता है। तो ये इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स के ग्राफ में किस चीज का फर्क है? स्लोप का। स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये भी एक एमसीक्यू है। अब हम आते हैं दो तारों की तरफ। दो तारों में करंट जब जाता है सेम डायरेक्शन में, बड़ा आसान रूल है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है करंट, दे विल अट्रैक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दे विल रिपेल। ऑपोजिट का मतलब रिपल्शन, सेम का मतलब अट्रैक्शन। तो सेम डायरेक्शन में वायर्स अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगी। ये बात सीधी सीधी आप याद कर लो। अब ये लॉजिक है इसकी। उसके लिए आप ये जो डायग्राम बनी हुई है उसको जरा गौर से देखें। दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, एक लेफ्ट साइड पर, एक राइट पर। मैं इनको नाम दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे। फिलहाल ये डायग्राम नंबर 1 की बात करते हैं। डायग्राम नंबर 1 में भी 3 तारे हैं। पहली 2 की बात कर लेते हैं, ए और बी की। ए और बी में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सी में जरा ऑपोजिट है, उसकी बात बाद में करते हैं। अब जिन दो तारों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है, इस पे अगर आप लोग राइट हैंड रूल लगाओ, आप अपने जो हाथ में पेन पकड़ा है उसको इस तरह पकड़ो कि उसकी निब छत की तरफ हो, और निब के साथ आपका अंगूठा लगाओ। तो आप देख, और उसको बिल्कुल अपनी ए वायर के पैरेलल या ए वायर के सामने करो। तो लेफ्ट साइड पे आपको उंगलियां स्क्रीन के अंदर जाते, और राइट साइड पे अंदर जाते, और लेफ्ट से बाहर आते हुए नजर आएंगी। करलिंग की बात कर रहा हूँ। यानी अब जरा डायग्राम पे 100% फोकस करो। यहां से उंगलियां अंदर जा रही हैं और यहां से बाहर आएंगी। बाहर आने को हम डॉट से शो करते हैं, इनटू द पेपर को हम क्रॉस से शो करते हैं। तो इस वायर के राइट साइड पे क्रॉस नजर आ रहे हैं आपको, और लेफ्ट पे डॉट नजर आ रहे हैं। इसी तरह बी वायर में भी है। अब जब दोनों वायर को साथ साथ पैरेलल में रखा जाता है तो गौर से देखो, ए वायर के क्रॉस हैं इधर और बी के डॉट हैं। तो क्रॉस डॉट का मतलब ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल मीन अट्रैक्शन। यही वजह है दो तारों के बीच में अट्रैक्शन होती है व्हेन करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। एक बार इसको देख लो थोड़ी देर और फिर मुझे बताओ कोई मसला है तो। अब जरा हम आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स सवाल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आ गई। अब आ जाओ वायर बी और सी के ऊपर। सी में करंट नीचे जा रहा है, इसमें मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा। तो इधर से करंट अंदर जाता, उंगलियां बल्कि मेरी फिंगर्स अंदर जाएंगी, और इधर से अब बाहर आएंगी, राइट से बाहर आएंगी। ठीक है जी, उंगलियां इस तरह जब मैं एरो बना रहा हूँ ना, इस तरह शुरू होंगी। तो इसलिए राइट पे अब यहाँ डॉट आएगा, और लेफ्ट पे सी वायर के क्रॉस आएंगे। अब आप बी और सी के दरमियान में जरा थोड़ा सा गौर करें। ये भी सारे क्रॉस हैं सी के, और ये भी सारे क्रॉस हैं बी के। क्रॉस क्रॉस सेम पोल आ गया। तो सेम पोल आ जाए, रिपल्शन, इसका मतलब है बी सी को और सी बी को रिपेल करेगी। अब रिपल्शन में ये होता है क्योंकि सेम पोल है,
सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फोर्स एड अप होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द वायर्स ऐड होती है, टोटल सम 2F आएगा। जबकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स, अगर करंट सेम है तो कैंसिल होगी और नेट आंसर 0 आएगा। यही वजह अट्रैक्शन होती है दो तारों में, दो वायर्स में, दो कंडक्टर में, अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर। इसी तरह हम सात वाली डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर ए और बी रिपेल करेंगी, लेकिन बी और सी ये भी रिपेल करेंगी, ऑपोजिट है डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब मजीद एमसीक्यू क्या बनते हैं। पहले डायग्राम 1 पे जरा वापस आओ। बी और ए में अट्रैक्शन है, बी और सी में फिर रिपल्शन है। एक तरफ अट्रैक्शन है, यानी बी के लेफ्ट साइड पर अट्रैक्शन है और राइट पे रिपल्शन है। इसका मतलब है बी पे जो नेट फोर्स लगेगी वो लेफ्ट साइड पे लगेगी, क्योंकि सी भी उसको धकेल रहा है और ए उसे अट्रैक्ट कर रहा है उसी तरफ। तो इसका मतलब बी कंडक्टर या वायर यहाँ रुका नहीं रहेगा, बल्कि ये मूव करना शुरू कर देगा ए की जानिब। तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अब जब ए की जानिब जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ए की जानिब जाते हुए दोनों के दरमियान फोर्स इंक्रीज करेगी। ये ए और बी के एमसीक्यू हैं। एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। यही बात अगर बी और सी के हवाले से देखी जाए तो बी की वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी, ठीक है, लेकिन बी और सी के दरमियान फोर्स डिक्रीज कर रही है, तो फासला बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन अलबत्ता इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि वायर ए ना होती फिर बी और सी के दरमियान फोर्स कम होती और एक्सेलरेशन भी कम हो जाता। या एक्सेलरेशन दो फोर्सेस के नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जो बी और सी का नेट है, बी के ऊपर लगने वाली सी और ए फोर्स का नेट है। ये बात समझ आ गई। और इसी को डायग्राम नंबर 2 पे अप्लाई करोगे तो दोनों ही वायर ए और सी बी को रिपेल कर रही हैं, तो बी पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी, 0 नेट फोर्स, 0 न्यूटन या नल फोर्स लगेगी बी पर। तो ये इनके एमसीक्यू से जितने भी थे वो हम डिस्कस कर लिए। कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। आगे चलते हैं जरा। सर एक क्वेश्चन। जी बेटा पूछो। सर वो कैपेसिटर से रिलेटेड है, तो क्लास के बाद अगर आप सॉल्व कर दें मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट यहाँ वॉल पे शेयर कर दो, पहले भी एक सवाल आया हुआ है, तो ये दोनों सवाल भी इकट्ठे कर दूंगा टाइम निकाल के। तो कोई मसला नहीं, जो भी सवाल हुआ करेगा ना उसका पूरा स्क्रीनशॉट विद आंसर्स, यानी ऑप्शंस के साथ, खाली सवाल नहीं भेजना, पूरा भेजना नीचे वाला भी, वो मुझे सेंड किया करो। तो इंशाल्लाह मैं उसको टाइम देखते ही सॉल्व करके उसका या तो जवाब लिख दूंगा या उसकी का स्क्रीनशॉट जवाब का वो मैं शेयर कर दिया करूँगा। वो टेंशन नहीं है, जो आपकी कन्फ्यूजन है आप शेयर कर दिया करो, जिस टाइम दिल चाहे कर दो। मुझे ज़ाहिर बात है जैसी टाइम मिलेगा मैं उसको देख कर हल कर दूंगा। ठीक है समझ सर। आ गई। हाँ, ये ना सोचना कि रात के 2 बज रहे हैं, आपने शेयर कर देना, मैं तो सो रहा हूँ, तो मैं जब सुबह उठूंगा या जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उससे हल ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये हमारी बुक में ऑलरेडी होते हैं, हम पढ़ के आए हुए हैं।
कि अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अब जरा ध्यान से एक चीज देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ये मैं ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट पे जा रहा है। एंगल हमें कहाँ दिया गया, पहले जो हम ऊपर पढ़ रहे थे उसमें एंगल होता है बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ एंगल वर्टिकल के साथ दे दिया गया। ये मैं येलो रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंगल दिया गया। इस एंगल को जब आप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर लाते हो तो वो बनता है 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये दो अलग अलग MCQs बन जाते हैं। वो इस तरह से कि अगर हम जनरल चलते हैं, जनरल आंसर, तो हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 हमने MCQ बनाए हैं, 4 5 6 बन सकते हैं, 60 डिग्री पे भी बन सकता है, 45 पे भी बन सकता है, लेकिन तो थोड़े से बना के दिखा दिए कि भाई इस तरह MCQ बन सकते हैं। 0 और 180 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं लगती पैरेलल डायरेक्शन में, 90 पे मैक्सिमम होती है, 30 डिग्री पे हाफ होती है। ये पता है किस फॉर्मूले के हिसाब से जवाब दे रहे हैं हम, वो ये है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। इसमें थीटा बिटवीन B एंड L हो तब ये फॉर्मूले होंगे, लेकिन अगर एंगल वो दिया जाए जो ऊपर दिया गया है फिर सारे जवाब उलट हो जाएंगे। फिर थीटा अगर 0 करेंगे ना तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी डायग्राम के मुताबिक। फिर उसके MCQ यूं बनेंगे, मैं राइट साइड पे लिख रहा हूं ये खाली जगह में, देखें ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है, लेट्स सपोज, और आपका मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है। और करंट कैरिंग कंडक्टर कोई कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। और आपका जो एंगल है वो हमें यहाँ दिया गया है, तो इन बिटवीन जो एंगल बनेगा ये वाला 90 माइनस थीटा, इसके ऊपर फॉर्मूला बनेगा ILB साइन 90 माइनस थीटा ILB cos थीटा। अब अगर आप थीटा 0 डिग्री करते हो ना, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी ILB, और ये थीटा वर्टिकल के साथ है। जब आप 90 डिग्री करोगे इस थीटा को, अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस डायग्राम के हवाले से दे रहा हूं। जब यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा तो आपका ये कंडक्टर नीचे आ जाएगा। सर ये तो आप कॉस, एक मिनट फर्ज कर लो ये आपका कंडक्टर है, जब 90 डिग्री करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, वैसे ये पैरेलल डायरेक्शन बनती है, और पैरेलल विद मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि कोई फोर्स नहीं लगती। और इसको जब मैं यहाँ ले जाऊंगा तो थीटा के लिहाज से ये एंगल 0 है, 90 के मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से 90 डिग्री है। ये बात समझ आई अब सवाल करो जो कर रहे थे। सर ये कॉस थीटा कैसे आया? 90 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस बनता है, कॉस साइन, सीकेंड कोसिकेंड, कोसिकेंड सीकेंड, ये मैथ का रूल है, 10वीं क्लास में था।
ठीक है, समझ आ गई बात? साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा। कॉस थीटा में, अगर कॉस के आगे लिखा होता 90 माइनस थीटा तो वो बन जाता साइन थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नोट कर लें, ये दो फॉर्मूले हैं, बड़ा इनका आगे इस्तेमाल आएगा। ठीक है सर। ये तो इसका एक केस हो गया, ये दूसरा हो गया। इस डायग्राम के लिहाज से अगर आप एंगल 60 डिग्री का करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा ILB cos 61/2 होता है, हाफ ऑफ मैक्सिमम, इसको हाफ ऑफ मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ MCQ आ गए इस डायग्राम के लिए और कुछ आपके जनरल डायग्राम के लिए, इनको देख लें और हम फिर पीछे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पीछे चलते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूले वैसे नीचे लिखे हुए भी हैं। अब जरा आ जाओ, दो चार बातें और हैं। राइट पे जो दो डायग्राम नजर आ रही हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट ये है, रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, और ये क्रॉस है। डॉट का मतलब हमें पता है कि आउट ऑफ पेपर या स्क्रीन, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द। अब ये वही चीज है जो मैं ऊपर समझा के आया हूँ। डॉट का मतलब है आपका थंब आपकी तरफ है। अब आप अगर आप थंब को अपनी तरफ करें, इस तरह के थंब आपके चेहरे की तरफ हो और आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो सामने, तो आपके पास ये पहली डायग्राम बनती है जिसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड की व्हेन व्यू फ्रॉम अबव। और अगर आप क्रॉस के हवाले से अपने थंब को स्क्रीन के अंदर शो करते हो इनटू द स्क्रीन, तो आपको अपने हाथ की डाउनवर्ड से आप देखेंगे इसको, यानी कि जिधर हाथ का गुट होता है उस तरफ से देखोगे तो वही डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो यहां पर आप कह सकते हो डायग्राम नंबर 2 में, इधर ये डायग्राम नंबर 2 है आपकी, और ये डायग्राम नंबर 1 है। 1 में इनटू द प्लेन, सॉरी आउट ऑफ प्लेन, अगर आपके पास करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम अबव, और इसको बिलो से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये वही चीजें हैं जो मैं ऊपर पढ़ा कर आया। अब इसमें नया सवाल क्या हो सकता है वो जरा सीखो। अगर कोई मुझे कहता डायग्राम नंबर 1 बनी हुई है, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी बना हुआ है, मुझे बताओ अबव यानी पी पॉइंट पर, जिधर ये पी पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? और हमें पता है सर्कुलर पैटर्न में डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होती है। तो यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन आएगी वेस्ट की। अगर आप क्यू की बात करते हो क्यू पॉइंट पे, तो ये साउथ की डायरेक्शन आ रही नीचे। आर की बात करते हो, आर पॉइंट यहाँ पर है, ये जहाँ रेड कलर है उसके नीचे, तो ये डायरेक्शन ईस्ट को शो कर रही है।
इसी तरह टी पॉइंट की बात करते हो, ये मैं अभी लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। तो टी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो नॉर्थ को शो करेगा। इस तरह आपसे वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का सवाल हो सकता है। बात समझ आ गई? और क्रॉस में यही चीज होगी, लेकिन ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। तो उसमें सारी डायरेक्शन उसी हिसाब से बतानी पड़ेंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे चलते हैं। ये जनाब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आ गई हैं, इनको आपने याद करना है। और सारे जो यूनिट्स है उनका खाता आ गया है, जो मैंने कहा था हम आगे चल के करेंगे इकट्ठा ही। पहले हम वैल्यूज को देख लेते हैं। आप ये ट्राइंगल्स भी याद कर सकते हैं। 30 की ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का आंसर 1 होता है, हाइपोटेन्यूज 2 होता है और बेस √3। कोई आपसे कहता है साइन 30 कितना होता है, तो हमें पता है कि 30 के परपेंडिकुलर में 1 है और साइन का मतलब परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, लेकिन डायग्राम जहन में होनी चाहिए। तो ये तीनों डायग्राम इसी तरह याद कर लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी याद हो जाती हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में वो येलो और रेड कलर से हाईलाइटेड नजर आ रहा है 90, 180, 270 और 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। 0 डिग्री में सिर्फ cos 0 1 होता है, बाकी दोनों 0 होते हैं। और 180 पे cos नेगेटिव होता है, क्योंकि 180 नेगेटिव एक्सिस पे होता है। इसी तरह जब आप 90 पर आते हो ऊपर y एक्सिस के ऊपर, तो cos जो 0 पर 1 था 90 पे आके 0 हो जाता है और साइन 1 हो जाता है। जबकि नीचे 270 पे cos 0 ही रहता है, साइन -1 हो जाता है नेगेटिव y एक्सिस पर। और टेंजेंट जहां तक ताल्लुक है, ऊपर 90 डिग्री पे अनडिफाइंड पॉजिटिव और नीचे अनडिफाइंड नेगेटिव या इन्फिनिटी नेगेटिव। या इन्हीं सारे रिजल्ट्स को मैंने समराइज करके नीचे टेबल में लिखा हुआ है, टेबल याद कर लीजिए, जिस तरह नीचे याद हो जाए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे अब यूनिट्स पे आ जाओ। सबसे पहले आपके पास ILB के मुताबिक टेस्ला का यूनिट डिफाइन किया गया, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेकिन अब न्यूटन पर एम्पियर मीटर से आगे चलेंगे। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एम्पियर मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर कटेगा इसके अंदर, तो बाकी बचेगा आपके पास ये आंसर। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। यहां से बी का फॉर्मूला ये निकलता है। तो टेस्ला की वैल्यू यहां से न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड बनती है, जो बन जाती है न्यूटन सेकंड ओवर कूलम मीटर। इसको किलोग्राम में शिफ्ट करेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाता है कूलम की शेप में। तो ये सारे के सारे टेस्ला के ही आंसर हैं। और एक अभी मैंने आपको बताया फ्लक्स का यूनिट जिसका वेबर होता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला BA होता है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को जब हम लिखते हैं तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, जो फ्लक्स डेंसिटी बनता है, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये भी सारे आपके MCQs हैं। इनको याद करने की इतनी, अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो भाई बनाना कम से कम आना चाहिए, सेकंडों में बनाना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करो इनको बार बार सॉल्व करके। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, इनको बार बार हल करोगे, तो पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, गलती नहीं होगी।
आगे चलते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब है ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है वी और बी के। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर हो वो सेंटीमीटर का काम करती है, सेंटीमीटर फोर्स का। अगर ये फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का काम कर रही है तो ये कोई वर्क डन नहीं करेगी। ये एक यहां से एमसीक्यू निकल आया और ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है बुक के अंदर। क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स सर्कुलर मोशन करती है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी सर्कुलर मोशन करती है, और ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो सर्कुलर मोशन के जितने एमसीक्यू हैं वो आप यहां लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी वुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी और मोमेंटम तब्दील करेंगे वेक्टर होने की वजह से, और चार्ज पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि आपकी एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाती है, डायरेक्शन उसकी पहले ही कांस्टेंट होती है एरो की थंब की तरफ, हमें पता ही है। यहाँ तक कोई मसला? ये सारी बातें याद करने वाला रखने वाली हैं, पढ़ी नहीं है आपने, कोई इतनी चीज नहीं है कि हमने पढ़ ना रखा हो। अच्छा जी, आगे देखते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब यहाँ एक एमसीक्यू आता है। एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, हमारी बुक में ही है। उसमें दो चार्ज पार्टिकल गए हैं, इधर से फर्ज कर लो, एक इधर मुड़ गया, एक इधर मुड़ गया। ये 1 है और ये 2 है, लेफ्ट वाला 1 राइट वाला 2। तो इसका मतलब है दोनों अपोजिट पार्टिकल हैं। अब आप जरा सोच के बताओ, इनमें से 1 प्रोटॉन है या 2 वाला प्रोटॉन है? जी बेटा सोचो, बताओ। 1। कैसे जवाब दिया? सर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं। यहाँ पे तुमने या तो राइट हैंड रूल लगाना है या फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, कोई एक रूल लगेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल लगेगा। हाँ जी, फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल पता है, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। अगर नहीं पता तो जरा ये इधर आ जाओ। आई नहीं अभी तक, आ गई। हाँ जी, इमेज नजर आना शुरू हो गई। ये फ्लेमिंग्स यस। लेफ्ट हैंड रूल है। अगर आप अपनी उंगलियों को इस तरह से लेकर आए तो आपका जो थंब है ना, फ्लेमिंग रूल के मुताबिक फोर्स को शो करता है। जो मिडिल फिंगर है वो मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट या वेलोसिटी को शो करती है। इधर आप वेलोसिटी भी ले सकते हो और करंट भी ले सकते हो। और जो फोर फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड, इससे कहते हैं फोर फिंगर। तो इसके नाम फोर से फील्ड
समझ आएगी ना, 4 का एफ, तो ये फील्ड को शो करती है। और थंब राइट हैंड रूल में फोर्स को शो करता है, तो इसका मतलब यहाँ भी फोर्स को शो करेगा। तो बाकी बची मिडल फिंगर, तो वो वेलोसिटी या करंट को शो करेगी। अब इसको अप्लाई करो 1 और 2 के ऊपर। देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन या तो लेफ्ट पर है या राइट पर। थंब किस में लेफ्ट पर आता है या राइट पर आता है? तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, वो प्रोटॉन होगा, क्योंकि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड रूल से या पाम रूल से जो डायरेक्शन आती है ना, वो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए आती है। अब आप अपनी 4 फिंगर को, यानी पहली उंगली को आप स्क्रीन की जानिब करो, तो वो शो करेगा कि आपका फील्ड इनटू द प्लेन हो गया। फिर आप अपने हाथ को इस तरह घुमाओ कि आपकी मिडल फिंगर छत की तरफ हो जाए। तो देखो तुम्हारा थंब कि तुम्हारे किस तरफ है, राइट पे या लेफ्ट पर? लेफ्ट से। शाबाश, जबरदस्त। इसका मतलब है ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब बात समझ आई? जो पार्टिकल फ्लेमिंग रूल की डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, और जो ऑपोजिट जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। यहां से एक रूल निकल आया, हमें जब भी कोई पार्टिकल दिया जाए, चाहे वो नेगेटिव पार्टिकल है, हम इसी तरह फ्लेमिंग रूल अप्लाई कर देंगे। अगर तो पॉजिटिव पार्टिकल है तो जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर, अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो जो आंसर आ रहा है उसका ऑपोजिट। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये भी हो गया। आपकी बुक में एक रूल होता है पाम रूल, उसका पता है आप लोगों को? पाम रूल आपका डायरेक्शन के हवाले से है, और आपकी बुक में वो जो साइड इंफॉर्मेशन होती है उसके हवाले से चलता है। हाँ जी, पाम रूल का कुछ अंदाजा है? सर जो थंब रूल है, राइट हैंड ग्रिप रूल। नहीं, ग्रिप रूल नहीं, पाम रूल की बात कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ उसकी डायग्राम कहाँ पड़ी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठहर जाओ, सब्र करो। पाम रूल नजर आ गया होगा। यस सर। उंगलियों की डायरेक्शन में अगर आप फील्ड को कर दें, करंट थंब की डायरेक्शन में कर दें, तो पाम की साइड पे फोर्स लगेगी। ये राइट हैंड पाम रूल है। ये आपकी बुक में इसी तरह डायग्राम एक बनी हुई है, तो आपको इसका पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। बाकी वो जो ग्रिप रूल है वो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 रूल हैं, पाम रूल, ग्रिप रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये तीनों आपको आने चाहिए। सर और ज्यादातर फ्लेमिंग्स आप राइट। फ्लेमिंग रूल से डायग्राम, फ्लेमिंग रूल अप्लाई करेंगे। अब मैं वही कह रहा हूँ, सर आसान है अप्लाई फ्लेमिंग्स करना। का जो राइट हैंड रूल है। हाँ, वो भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड होता है फ्लेमिंग का, लेकिन उसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। वो आमतौर पे होता है अगर आपने नेगेटिव पार्टिकल के लिए फोर्स निकालनी हो, तो वो लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं, राइट हैंड लगा लेते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? सर जनरेटर में राइट हैंड और मोटर में लेफ्ट हैंड, ये सही बात है?
नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, एक ही रूल लगता है, एक ही रूल चलता है। ठीक है, अब वो आप दोनों रूल कहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। ठीक है, असल में जो फ्लेमिंग का जो रूल है ना, राइट हैंड रूल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स का रिलेशन है। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है, ये भी इसी तरह शो कर रहा होता है, लेकिन चक्कर ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स या चार्जेस का। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आमतौर पे पॉजिटिव चार्जेस को लगता है, और लेफ्ट हैंड रूल नेगेटिव चार्जेस को लगता है। हाँ, एक बात है कि जो ज़्यादातर जो फ्लेमिंग रूल में जो मोटर्स हैं उसमें फ्लेमिंग रूल इसलिए लगा देते हैं, राइट लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें करंट की डायरेक्शन आपके जनरेटर की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है वही डायरेक्ट करंट का चक्कर। इसलिए आप कह सकते हो बिल्कुल सही कि आपका जो मोटर है, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा, जनरेटर में राइट हैंड रूल। ठीक है, क्योंकि जनरेटर में करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस करते हैं, और मोटर में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसके वाले से बस वही डायरेक्शन का ही चक्कर है असल तो। इसलिए मोटर और जनरेटर में दोनों रूल लगते हैं, मोटर में लेफ्ट और जनरेटर में राइट। ठीक है बच्चे, यस सर। लेकिन हमने नहीं इस चक्कर में पढ़ना, हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल ध्यान में रखना है, क्योंकि मोटर तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, जनरेटर है। अलबत्ता थोड़ा सा पढ़ाते हुए मैं बता दूंगा जब जिक्र आएगा उनका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ एमसीक्यू है, आपको पहले ही पता है, स्पेशल केसेस। जब कोई चार्ज पार्टिकल 0 या 180 डिग्री एंगल पे होता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती पैरेलल की वजह से। रेस्ट वाले पार्टिकल पे भी कोई फोर्स नहीं लगती। हाँ, 90 डिग्री पे कोई पार्टिकल है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ठीक है, और ये फोर्स आधी हो जाएगी अगर 60 डिग्री पे फोर्स लग रही है, अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री है। ये तो वो एमसीक्यू जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। अब जो बुक में नहीं है चीज, जिससे ऊपर एक सिचुएशन मैंने आपको समझाई कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और आपको डायग्राम ये दे दी जाती है कि वेलोसिटी आपके पास, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल है, राइट की तरफ है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब वेलोसिटी वेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये जिससे पहले करंट यहाँ पे था इस डायरेक्शन में, अब एंगल यहाँ के बजाय ये दे दिया जाए, तो वो जो फॉर्मूला है ना क्यू वी बी का, साइन थीटा बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। फिर इसके मुताबिक फॉर्मूले की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एंगल बनता है 90 माइनस थीटा। तो वो कॉन्सेप्ट जो पीछे सिखाया वो यहाँ भी अप्लाई होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास जी, ये कुछ सिचुएशंस मौजूद हैं कि हम करंट कैरिंग कॉइल को या लूप को किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, एक अप्लाइड पहले से जो मौजूद था, और एक करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों एक दूसरे को या तो कॉइल के अंदर की तरफ अपोज करेंगे एक दूसरे को, या फेवर करेंगे। जब ये अपोज करते हैं तो कॉइल श्रिंक करता है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, बाहर स्ट्रॉन्ग, तो बाहर से अंदर को फोर्स लगती है। और जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में होते हैं विद इन द कॉइल,
तो कॉइल एक्सपेंड करता है। इसकी सिचुएशन यहाँ बनी हुई है डायग्राम में। डायग्राम नंबर 1 को जरा फोकस करो। डायग्राम नंबर 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से अप्लाई है वो आउट ऑफ प्लेन है। उसके अंदर मैंने करंट कैरिंग कॉइल रखा। अब जब मैंने करंट कैरिंग कॉइल रखा तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है मेरी डायग्राम के मुताबिक वो कर रहा है आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाऊं तो मेरा अंगूठा इनटू द स्क्रीन आएगा। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस फील्ड है जो कॉइल के करंट की वजह से पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरह है कि कॉइल के अंदर वो इनटू द प्लेन है और कॉइल के बाहर वो आउट ऑफ प्लेन आएगा। इस तरह से आप देखो आउट ऑफ प्लेन दो किस्म के मैग्नेटिक फील्ड हो गए सेम डायरेक्शन में, एक अप्लाइड डॉट की शक्ल में और एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेड डॉट की शक्ल में। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर में हो गया वीक। तो इसको बाहर से लगेंगी फोर्सेस जिसकी वजह से ये श्रिंक करेगा, ये लिखा हुआ है। अब यही सिचुएशन आपने आगे भी अप्लाई कर सकते हो मुख्तलिफ केस बनाकर, लेकिन इसमें जो आपने सीखना है अगर कॉइल के अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो कॉइल एक्सपैंड करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से श्रिंक करता है विद इन द कॉइल। उसका कैसे पता लगेगा? अप्लाइड तो उसने डॉट या क्रॉस बनाकर दिया होगा। हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके करंट की डायरेक्शन को देखते हुए आपने डॉट या क्रॉस बनाना है कॉइल के अंदर। अंदर अगर पहले से डॉट थे हमारा भी डॉट बन गया तो वो फिर एक्सपेंशन को शो करेगा जिस तरह ये डायग्राम नंबर 2 में है। लेकिन अगर हमारा क्रॉस है अंदर अप्लाइड का डॉट है फिर श्रिंकिंग को शो करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब आगे देखो डायग्राम नंबर 3 और 4। 3 में एक कॉइल दिया गया है जिसमें करंट पहले ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस शक्ल का होगा? कॉइल के अंदर इनटू द प्लेन, कॉइल के बाहर आउट ऑफ प्लेन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जाएगा और घूम के बाहर से वापस आएगा। ये सिचुएशन थोड़ी सी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं फिर आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अब ये डायग्राम देखो, इसमें कॉइल के अंदर जो करंट है वो आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मैं एरो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है उसको ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एरो है
एंटी क्लॉक, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देखो सेंटर से ऊपर आ रहा है, यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाऊं तो सेंटर में मेरा थंब ऊपर होगा। अब ये मैग्नेटिक ऊपर आके घूम के वापस जाता है और यहां से नीचे आता है, से आता है। इसका मतलब दरमियान में हम डॉट शो करेंगे और साइडों पे क्रॉस। ये चीज मैं समझा रहा हूँ, बात समझ आ गई? यस सर। तो ये चीज आपने यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं आपके पास, डायग्राम नंबर 3 और 4। ये देख लो, 3 में कॉइल का करंट क्लॉकवाइज है और 4 में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपने ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये राइट पे जो चीजें लिखी हुई हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं सारी, और ये भी मैंने बता दिया एंगल अगर वर्टिकल के साथ आएगा फिर क्या होगा। मजीद आगे तक देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट है ये, बी और ए का, बी ए कॉस ऑफ थीटा। जीरो फ्लक्स होगा कब, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसकी सिंपल सी डायग्राम्स है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। जी हाँ जी, ये जी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी बुक की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हमने डायग्राम वगैरह ऐड की हुई हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से है, लेकिन आप इसको फिलहाल मैग्नेटिक के हवाले से देखना है, ई को नहीं देखना। मेरा मकसद सी डायग्राम दिखानी थी। अच्छा, इसमें आप देखो सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो सबसे टॉप में फिगर बनी हुई है, 1 2 3 3 फिगर्स बनी हुई हैं, इनको देखिए। अगर आप फिगर नंबर 1 की बात करते हैं, ऑब्वियसली मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाईलाइटेड पोर्शन नजर आ गया। इसमें आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल है, जो आपका वेक्टर एरिया है वो भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर एरिया है, लेकिन आपकी प्लेन किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब प्लेन परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जिस लम्हे प्लेन परपेंडिकुलर होती है वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाता है। ये बात समझ आ गई होगी। अब फिगर नंबर 3 को देखो, वो जो राइट साइड पे बनी है बिल्कुल, उसमें प्लेन हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेकिन वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है फ्लक्स हो जाएगा इसमें मिनिमम, और दरमियान में किसी भी एंगल पे कोई खास वैल्यू होगी। उसके नीचे एक फिगर है, क्यूब लिया हुआ है, क्यूब का फ्लक्स जीरो होगा इसका, क्योंकि जितना फ्लक्स आ रहा है उतनी बाहर जा रहा है। जो राइट फेस है और जो लेफ्ट फेस है दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, क्योंकि एक का एंगल जीरो बनेगा राइट वाले का और लेफ्ट वाले का 180, उससे जीरो फ्लक्स आएगा ऐड करने पर। यहां से एक हमें हमारे जहन में एमसीक्यू आता है, यहीं पे डायग्राम में देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक ये एरिया है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये इसका वेक्टर एरिया है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है,
तो जो मैंने डायग्राम बताई आपको, यानी मैं राइट फेस की बात कर रहा हूँ क्यू के, इस शक्ल में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स 1 बी ए। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको रोटेट कर देता हूँ अपने क्या नाम है एरिया को। तो मेरे पास अब एरिया कुछ इस किस्म का हो जाएगा। घूमने के बाद और वेक्टर एरिया आ जाएगा मेरा इस तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही जा रहा होगा। तो यहाँ एंगल बन गया 180 डिग्री। तो सेकंड फ्लक्स माइनस बी है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आ रहा है, फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1 माइनस 2 बी ए। ये सिचुएशन बना के रख लो अपने नोट्स में। तो यहाँ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस 2 बी ए आ रहा है। ये यहाँ भी अप्लाई हो सकती है और अगले चैप्टर में इंडक्शन में भी हो सकती है। बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये मिटाने लगा हूँ। वजह ये है कि ये लेक्चर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ना, उसमें ये फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो बच्चे परेशान होंगे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के। मिटा दूँ? यस। लेकिन ये सिचुएशन मुकम्मल हो गई। अब वापस आते हैं। अब हमारे पास फ्लक्स का यूनिट भी पता लग गया हमें। फ्लक्स का केसेस जो है वो 0 डिग्री पे आपको पता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है, 90 डिग्री पे मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ जो हमसे फ्लक्स पूछे जा सकते हैं वो वो लाजमी नहीं है कि वो सीधा सीधा पूछा जाए, या अगले चैप्टर में इंडक्शन में भी जिक्र आएगा इसका। वो आपसे प्लेन का एंगल भी कह सकता है, और मैं बता चुका हूँ डायग्राम बनाकर कि जब प्लेन परपेंडिकुलर होती है फ्लक्स मैक्सिमम, और जब प्लेन हॉरिजॉन्टल फ्लक्स मिनिमम। ये याद कर लेंगे आप। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। असल में इसका यूनिट इंडक्शन के यूनिट के बराबर होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं इसकी। ठीक है, फिर आ जाता है इसके अंदर एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर लॉ ये कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नीचे डायग्राम आपको नजर आ ही रही है, सर्कुलर पाथ बनता है। उस सर्कुलर पाथ की जो लंबाई है ना, गोल में गोलाई में जो लंबाई है, उसको बना दो छोटे छोटे, उसके हिस्से कर दो, छोटे छोटे हिस्से करते चले जाओ। फर्स्ट कर लो हर जो पार्ट है उसका वो लंबाई डेल्टा एल को शो कर रही है। ठीक है, अगर वो डेल्टा एल को शो कर रही है तो बी का डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एल के साथ और तमाम डेल्टा एल का समेशन इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड के बराबर होता है, ई एन सी एल। ये यहाँ भी लिखी हुई है पूरी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो ये है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ जिस पाथ पे अप्लाई करते हैं, क्लोज पाथ पे करते हैं हमेशा, जिसमें करंट एनक्लोज होता है, उसे एम्पीरियन पाथ कहते हैं, एम्पीरियन। और जो इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिनॉइड इसकी एक रेडी एग्जांपल है हमारे पास। म्यू नॉट स्मॉल एन आई या म्यू नॉट कैपिटल एन ओवर एल आई इसका फॉर्मूला होता है। सॉलिनॉइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड
बड़ा ही स्ट्रांग होता है, और ये फॉर्मूला इसके अंदर का है। बाहर आपने इसके मैग्नेटिक फील्ड 0 लेना है, टू वीक टू बी कंसीडर 0, इतना वीक के 0 कंसीडर करते हैं। और यहाँ एजेस के ऊपर, किनारों के ऊपर, ये इधर 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 या इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टोटल का हाफ होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फैल जाता है। ठीक है जी, ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और फिर कुछ सोलेनोइड की बातें। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ और करंट के प्रोपोर्शनल, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली, करंट के डायरेक्टली, लेंथ के इनवर्सली। अब इसके ऊपर बेशुमार एमसीक्यू बन सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जी नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो, लंबाई आधी कर दो, करंट डबल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा। दो चीजें डबल की हैं जो डायरेक्ट वाली हैं, और इसको हाफ किया जो इनवर्स वाली है, तो 8 हो जाएगा, नीचे वाला 2 भी ऊपर ही आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए हैं कूलम लॉ में, तो वही उसी किस्म के ये सवाल बनते हैं। अलबत्ता जो आपके लिए नई चीज है, दो सॉलिनॉइड राइट एंगल पे अगर आ जाएं, जिस तरह ये डायग्राम बनी हुई है ये वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। लेकिन अगर ये एंगल 0 90 के, एंगल 90 के अलावा हो, तो भाई ये नीचे वाला फॉर्मूला, B1 के प्लस B2 के प्लस 2B1 P2 कॉस ऑफ थीटा, ये वही रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस ऑफ थीटा। A और B दो वेक्टर हैं, तो B1 B2 भी दो वेक्टर हैं। नेक्स्ट इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप किसी सोलेनोइड को बराबर हिस्सों में काट दो, 2 3 4 5, फिलहाल 2 हिस्सों में काटते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। ये देखो, ये सारी इक्वेशन, नंबर ऑफ टर्न्स भी आधे हो जाएंगे और लेंथ भी आधी हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। इसी तरह 3 बराबर हिस्से करो तब भी यही चीज रहेगी, ये याद रखना। फिर आपके पास आ जाती है इसमें लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स ये कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें हमेशा अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लॉरेंट्ज फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटेड फोर्स लगाता है या डिसलरेटेड फोर्स लगाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के नतीजे में ये एक्सेलरेशन पैदा होता है, और F का आंसर होता है QE। वेक्टर फॉर्म में शो करोगे तो ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर दो, और ये एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फॉर पॉजिटिव पार्टिकल, और नेगेटिव पार्टिकल के लिए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल के लिए डायरेक्शन तो प्लस से माइनस है, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल माइनस से प्लस जाता है। ये बात भी पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यही चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने 1897 में डिटरमाइन की थी, 1.75 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, और इसका फॉर्मूला E/m V/RB।
v इसमें वेलोसिटी है जिसका फॉर्मूला ये लिखा है राइट पर सर्कल में, √2e v0/m। और दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास ये आता है E/m का 2v0/r²b²। लेकिन यहाँ जो ज्यादा मशहूर फॉर्मूला यूज होगा R = mv/qb, यानी E को हम Q में लिख दें अगर, तो ये फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे। अलबत्ता इसमें एक चीज आप नोट कर लो जो शायद आपको नहीं पता, अगर आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाएं, जिस तरह प्रोटॉन आ गया, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का मास आप 4m लेते हो और चार्ज 2e। प्रोटॉन का मास m लिया जाता है अकेला, चार्ज e लिया जाता है। अगर यहाँ ड्यूट्रॉन आ जाए उसका मास 2m लिया जाएगा और चार्ज e लिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाज कंपैरिजन के क्वेश्चन आएंगे रेडियस वगैरह के, वो आपको आने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बड़े मजे की चीज, ये मैं जरा थोड़ा सा राइट पे ले जाता हूँ स्क्रीन को। ये मैंने कुछ फॉर्मूले डेवलप किए हुए हैं Q/m के। आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ज टू मास रेशो इस 1/r के इक्वल आती है और रेडियस m/q के बराबर आता है। अगर मुझे पास एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल हैं, वो एक ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएं, तो उनके रेडियाई के बीच में जो रेशो है प्रोटॉन टू अल्फा 1/2 आएगी। अब ये रेशो बनी कैसे, देखो R = m/q में R का रिलेशन डायरेक्ट है m के साथ, Q के साथ इनवर्स है। तो जब मैं यहाँ पे R ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा लिखूंगा, तो पहले मैं उनका यहाँ पे रेशियो बनाऊंगा जो डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं, यानी मैस प्रोटॉन की ऊपर अल्फा की नीचे, क्योंकि प्रोटॉन ऊपर, प्रोटॉन का रेडियस ऊपर है, अल्फा का रेडियस नीचे है। फिर मैं बनाऊंगा चार्ज के वाले से जो रिवर्स बनेगी Q अल्फा और Q प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास m होता है, अल्फा पार्टिकल का 4m लिया जाता है, अल्फा का चार्ज 2e, प्रोटॉन का खाली e, 2/4 आएगा कट कटा के जो 1/2 बनेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, R = mv/qb फॉर्मूला होता है। आपको पता है v होता है R ओमेगा के बराबर, m R ओमेगा ओवर QB, R कट गया, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया m/q, जो आगे जाके m 2π/t के साथ या m/q 2πf के साथ रिलेट हो सकता है। इस तरह आप फ्रीक्वेंसी को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं इन फॉर्मूलों में। बस समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का। चलें जी, अभी ज़रा थोड़ा सा देख लें वापस। तो ये तकरीबन चीज़ें थी। टॉक वगैरह टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस यहाँ तक हमने काम मुकम्मल करना था। ठीक है जी। सर ये अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा न्यूक्लियर रेडिएशन में अल्फा बीटा गामा जो 3 पार्टिकल होते हैं उनमें अल्फा पार्टिकल हीलियम को रिप्रेजेंट करता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। ठीक है सर।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।